हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं भाई टिंडा की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। टिंडे की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कितनी लागत लगती है, उत्पादन, लाइफ साइकिल, मुनाफा से लेकर कौन सी बीमारी आती हैं, उन्हें हम कैसे समय रहते कंट्रोल रोकथाम कर सकते हैं, खाद के बारे में बताएंगे, सस्ती हो अच्छी हो। तो कुल मिला के इस वीडियो पर आपको टिंडे की संपूर्ण जानकारी शेयर की जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर शिव कुमार 095, ताकि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल महत्वपूर्ण जानकारी का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिंडे की खेती कब करें, तो यानी अनुकूल समय, सूटेबल समय। तो आप बरसात के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, यह 3 महीना सबसे बेस्ट माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा वहीं बात कर लें गर्मियों की, तो गर्मियों पर फरवरी और मार्च, स्पेशल फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होता है, फरवरी और मार्च काफ़ी परफेक्ट टाइमिंग माना जाता है। बात कर लेते हैं टेम्परेचर और जलवायु। तो टिंडे की जो क्रॉप है, देखिए गर्मियों पर भी हो जाती है, ठंडी के दिनों पर भी हो जाती है, और इसके अलावा बरसाती दिनों पर भी काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलती है। लेकिन बरसात पर खेती कर रहे हैं तो लगभग बरसात के आने पर, जैसे ही बरसात का आगमन हो जाता उस टाइम नहीं, बल्कि आप जुलाई अगस्त महीने पर आप खेती करें, और गर्मियों के लिए फरवरी मार्च। जलवायु और तापक्रम के बारे में बात करें तो यह जो क्रॉप है इसके लिए मध्यम तापक्रम की आवश्यकता होती है। और टेम्परेचर के बारे में बात करें दोस्तों, तो न्यूनतम टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35, 36, 37 और 38 डिग्री सेल्सियस तक का तापक्रम चल जाता है। बस 40-42 के आसपास का यदि टेम्परेचर है तो फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या आती है और पीलापन की समस्या आती है। यदि फरवरी मार्च के आसपास, अप्रैल पर यदि 38 तक है, 40 तक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपयुक्त भूमि और खेत की तैयारी, तो टिंडे की क्रॉप के लिए जड़ों का अच्छे से विकास हो तो इसके लिए उपयुक्त मात्रा पर जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल चल जाती है। बस मिट्टी पर जितना ज़्यादा भुरभुरी होगी, यानी मिट्टी पर जितने अच्छे जीवाश्म पदार्थ होंगे तो उतनी ही अच्छी उपज देखने के लिए मिलेगी। बाकी आप काली दोमट है, चिकनी दोमट है, पीली दोमट है, काली भूमि है, हल्की भूमि है, तो भी हमारे किसान भाई टिंडे की खेती कर सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। और खेत की तैयारी सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर 10 फीट 2 ताल से पहली और दूसरी आपको प्लोइंग कराना है। और अंतिम जुताई में आप एक काम कर सकते हैं कि मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र रोटावेटर से या फिर हैरो से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। खेत के चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब बेड आप विधि से खेती करेंगे टिंडे की, और बेड विधि से ही खेती कर सकते हैं, बाकी आप ओपन फील्ड फार्मिंग भी खेती कर सकते हैं। तो बेड विधि से खेती कर रहा है तो बेड जब तैयार करें तो 20 से 25 किलोग्राम और अधिकतम 50 किलोग्राम जिप्सम यदि आप प्रयोग करते हैं 1 एकड़ में खेत तैयारी करते समय, यानी बुआई करने से जस्ट पहले रोटावेटर चलाते समय 50 किलोग्राम जिप्सम से यदि आप 1 एकड़ पर प्रयोग करते हैं तो पैदावार में कम से कम 5 से 6 क्विंटल ज़्यादा ही उत्पादन प्राप्त हमको होगा। यह इनडायरेक्टली बात है, एकदम किसी को पता नहीं रहती है। बाकी यह काम आपको ज़रूर करना चाहिए और जल भराव ना हो खेत पर, बस सही प्रकार की सॉइल पर आप टिंडे की खेती कर सकते हैं। आइए बात करते हैं उन्नतशील किस्में, जो कि सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्में सागर सीड्स की नरेश आती है, महिको की MTNH1 आती है, महिको की ही माही टिंडा के नाम से आती है, ईस्ट वेस्ट कंपनी की भटिंडा के नाम से आती है, भटिंडा 409। इसके अलावा कलश की चित्रा के नाम से आती है। इसके अलावा टिंडा सीड्स की लुधियाना ग्रीन वैली के नाम से आती है, और प्रमुख रूप से ईस्ट वेस्ट कंपनी की कुबेर के नाम से आती है। तो इन वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। 5-6 जो हमने वैरायटी बताई डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से उत्पादन आप इन वैरायटी से निकाल सकते हैं। किसान भाई निकाल रहे हैं, हम खुद इन वैरायटी का काफ़ी अच्छी ईल्ड प्राप्त होती इन वैरायटी से। प्लांटेड डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी पर हमको शोइंग बुआई करनी चाहिए, तो आइए समझते हैं। देखिए, टिंडे की बुआई 2 मेथड से की जाती है। एक तो बांस विधि से आप खेती कर सकते हैं और दूसरा ओपन फील्ड फार्मिंग साधारण विधि से खेती कर सकते हैं। यदि आप बांसों में कुछ इस प्रकार जो वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार यदि आप मंडप विधि से खेती करते हैं
तो आप एक काम कर सकते हैं कि सिंगल बेड पर आप सिंगल बांस को गड़ा करके आप पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आप 3 से 3.5 फीट रख सकते हैं। मंडप की ऊंचाई दोस्तों आपको रखनी है 6 से 7 फीट, यानी सिंगल मंडप आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा साधारण विधि से खेती कर रहे हैं तो अभी ड्रिप मल्चिंग लगा सकते हैं, यानी आप शाखा को ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। यदि बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं या फिर गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं, ज़्यादा उत्पादन निकालना है, सीक्रेट सुनिए समझिए आइए समझते हैं। यदि आप गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो मंडप तैयार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों पर आप टिंडे की खेती कर रहे हैं तो बांस के मंडप जरूर तैयार करें। तो इस प्रकार हमने बांस के मंडप पर आपको डिस्टेंस बता दिया। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 3 फीट रखनी है और लाइन से लाइन, नाली से नाली की दूरी आपको रखनी है 4.5 फीट, 4 से 4.5 फीट। और आपको जो सीड्स की डेप्थ रखनी है लगभग आप ये मान लीजिए दोस्तों लगभग 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बीजों को सीड्स की आप बुआई डायरेक्ट रूप से कर सकते हैं। नर्सरी में तैयार कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही बुआई करें। ज़्यादा खर्च यह फसल पर नहीं रहता है और मुनाफा भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, चाहे गर्मियों पर हो, चाहे बरसात पर हो, चाहे सर्दियों पर हो। इस क्रॉप की जो कीमत है 12 महीने काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। यदि आप ऑफ सीजन पर खेती करते हैं तो बाजार भाव काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। आइए बात करते हैं बेड तैयार। तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आप बेड को तैयार करा सकते हैं। तो बेड विधि से यदि आप टिंडे की खेती कर रहे हैं, जो कि वीडियो पर देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी उपज आपको प्राप्त होगी, 100% बात गारंटेड है। तो आपको किस प्रकार बेड मेकर है, बेड राइजर जो कि फोटो पर वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आपको बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखनी है, 2 से 2.5 फीट, अधिकतम 2.5 फीट काफ़ी अच्छी है। और बेड से बेड की दूरी आपको रखनी है किसान भाइयों 4 फीट। बाकी आप चाहें तो शाखा को ऊपर भी चढ़ा सकते हैं या फिर धरती पर भी पड़ी रह सकती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार भी हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं बेड तैयार करके। बात कर लेते हैं मल्चिंग पेपर। तो मल्चिंग पेपर कितने माइक्रोन का होना चाहिए? वेस्ट 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा दीजिए। मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का काफ़ी अच्छा रहेगा। 10-12 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च मल्चिंग पेपर में आएगा। और बात करते हैं ड्रिप एरीगेशन सिंचाई के लिए। यदि आप नाली विधि से खेती कर रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ओपन फील्ड सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन ड्रिप लगा रहे हैं तो 16 mm इनलाइन काफ़ी बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो इस प्रकार आप ड्रिप लगा रहे हैं तो 16 mm इनलाइन 100 फीट 1.5 फीट बटन वाली आप लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं बेसल डोज यानी बुआई के समय खाद। तो आप एक बात समझ लीजिए कि यदि आप साधारण तरीके से खेती करें तो इन सभी खादों को मिक्स करके प्रति गड्ढी 50 ग्राम ठीक तरीके से गोबर खाद और इस खाद को 50 ग्राम ठीक तरीके से मिट्टी में बुआई आप कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप बेड में खेती कर रहे हैं तो बेड बनाकर यदि आप खेती कर रहे हैं तो इसके लिए 50 किलोग्राम आपको SSP पाउडर फॉर्म वाली, 50 किलोग्राम DAP लेना है और 20 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटासियम सभी को मिक्स करना है और 1 एकड़ में 3 ट्रॉली गोबरी खाद, इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स करके आपको बेड के ऊपर ठीक तरीके से देना है। तो इससे जो प्रारंभिक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं काफ़ी अच्छे से फसल पैदावार होती है और बढ़वार और ग्रीननेस तो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार आपको जब आप खेत की तैयारी करते हैं, बेड तैयार करते समय या बुआई करते समय जो खाद देनी है DAP SSP MOP और आप रिजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर क्लोरपाइरिफास यदि दीमक की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो। पर एकड़ सीड्स यदि आप टिंडे की खेती करते हैं तो पर एकड़ सीड्स कितनी ज़रूरत आपको सीड्स की पड़ेगी? तो सीड्स की रिक्वायरमेंट डिस्टेंस के हिसाब से कम और ज़्यादा हो सकती है। यदि आप 3-3 4-4 सीड्स की बुआई करेंगे तो ज़्यादा सीड्स की क्वांटिटी की आवश्यकता होगी। जो हमने आपको डिस्टेंस बताया 3-3 फीट और जो हमने आपको दूरी बताई, इस प्रकार यदि आप 1 एकड़ में बुआई करते हैं तो तकरीबन 1.2 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम से लेकर 1200 ग्राम से लेकर लगभग 1500 ग्राम के आसपास सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है 1 एकड़ पर। यह जो डिस्टेंस है दोस्तों दूरी के हिसाब से कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको जिस हिसाब से बुआई कर रहे हैं उस हिसाब से आपको सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी। बात करते हैं बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट। तो बीज उपचार करने से जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। बीज उपचार आप चाहो तो ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने में काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन देखने के लिए
मिलता है, रोग बीमारी नहीं आती हैं। या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट से भी कर सकते हैं। आप 1 किलोग्राम बीजों को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट से बीज उपचार आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बुआई यानी सोइंग। तो आपको टिंडे की बुआई किस प्रकार करना चाहिए। आप डायरेक्ट फील्ड पर आप बीजों की बुआई कर सकते हैं और एक बेड पर, यदि आप बेड विधि से, मल्चिंग बेड विधि से खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो एक बेड पर आप सिंगल लाइन की ही बुआई करें। कुछ फार्मर्स टिंडे की बुआई डबल लाइन पर करते हैं, इससे उत्पादन घट जाता है। बाकी आप सिंगल लाइन पर ही, आपको एक बेड पर सिंगल लाइन पर आपको बुआई करनी चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो सिंचाई किस प्रकार करना है। टिंडे की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो कितनी आवश्यकता होती है आइए समझते हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो दो दोनों के अंतराल पर आप 1.5 से 2 घंटे सिंचाई करेंगे तो अभी वाटर मैनेजमेंट को अच्छे सुधार के रख पाएंगे। और यदि आप नाली विधि से खेती कर रहे हैं तो 10-10 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो खरपतवार की रोकथाम किस प्रकार करना है। देखिए, खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है निराई गुड़ाई। पहली निराई गुड़ाई 30 से 35 दिन के आसपास की जब फसल होती है और दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 65 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो सेकंड निराई गुड़ाई करने से फसल में बढ़वार, पैदावार, उपज काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलती। फसल भी हरी भरी रहती है, रोग बीमारी कम आती हैं। खेत में जितनी ज़्यादा खरपतवार होंगी उतनी ही ज़्यादा बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार आपको सिंचाई और वीड कंट्रोल आपको करना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो स्प्रे शेड्यूल बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इसमें डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडरी मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट, झुलसा और कुछ रस चूसक कीट आते हैं। ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन जितने आते हैं वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो रोकथाम करना भाई बहुत ज़रूरी है। तो कीट प्रबंधन पर समझते हैं कि कीट मैनेजमेंट कौन कौन से कीट आते हैं। एफिड, जैसिड, थ्रेप्स, सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, लाल कद्दू बीटल, क्योंकि बेलबर की फसल है, सेमी लूपर्स, हरी इल्ली, तंबाकू इल्ली, लीफ माइनर, वाइट ग्रब। इसके अलावा ब्लाइट यानी झुलसा, पाउडरी मिल्ड्यूड, इसके अलावा आर्द्र गलन, रस्ट, लीफ स्पॉट, माइट, ओक्ठा रोग और लीफ कर्ल वायरस की समस्या देखने के लिए मिलती है। पीला मोज़ेक वायरस, रूट रॉट की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो यह जो समस्या है इन सभी से कैसे बचा जा सकता है, या फिर प्रिवेंटिव रूप में सस्ते पर अच्छा स्प्रे कैसे हम कर सकते हैं और फसल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे फसल हरी भरी रहे। फर्स्ट स्प्रे 30 से 35 दिन के आसपास की फसल होती है तो सिंजेंटा की एकतारा 10 ग्राम, डुपॉन्ट की करजट 8M 50 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। बात करते हैं सेकंड स्प्रे 50 से 55 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो वायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी 25 ml लेना है। रोको फंगिसाइड, अब रोको में थायोफेनेट मिथाइल है, 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आपको कर देना है। थर्ड स्प्रे 70 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है तो बायर कंपनी की सोलमन इंसेक्टिसाइड जिसमें इमिडाक्लोप्रिड और वीटासाइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है 10 ग्राम लेना है। फेंटाक प्लस टॉनिक 10 ml लेना है। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की कुमान एल फंगिसाइड 40 ml लेना है। 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। केवल 3 स्प्रे करना है और वो भी जब हमारी फसल पर फंगस, रोग, बीमारी का प्रकोप दिखे तभी आपको स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे का अंतराल आप कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं फसल की सिचुएशन को देखकर। बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो खाद शेड्यूल बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन के आसपास की होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 35 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, सल्फर 90% वाली 3 किलोग्राम, इन चारों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। शानदार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। बात करते हैं सेकंड खाद 40 से 50 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और यूरिया 40 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आपको यह खाद नहीं बल्कि घुलनशील खाद को छोड़ना पड़ेगा, जैसे NPK 19-19-19, 17-44-0, 12-61-0, फूल की अवस्था से लेकर वनस्पतिक अवस्था तक, यानी बुआई से लेकर वनस्पतिक अवस्था तक, फूल की अवस्था तक आप इन खादों को 4-4, 5-5 दिनों के अंतराल पर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फल की अवस्था पर, फ्रूटिंग स्टेज पर जब ठीक तरीके से फल की संख्या देखने के लिए मिले, अच्छे से वजनदार फल आएँ तो इसके लिए NPK 0-0-50, 13-0-45, 13-40-13, 13-0-45 इन खादों को आप 2 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन
3-3 दिनों के अंतराल पर, 4-4 दिनों के अंतराल पर आपको एक दिन में एक खाद, 4-4 दिनों का अंतराल रखना है और आप ड्रिप से वेंचुरी के माध्यम से इन खादों को छोड़ सकते हैं। इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो फसल काफ़ी बढ़िया और हरी भरी देखने के लिए मिलेगी। यदि पीला मोज़ेक वायरस आ रहा है तो सफ़ेद मक्खी के लिए आप ट्रैप लगा सकते हैं, पीला ट्रैप, नीला ट्रैप। इसके अलावा फल मक्खी की रोकथाम करने के लिए आप फेरोमोन फ्रूट फ्लाई ट्रैप को ज़रूर लगाना चाहिए। फसल से 2 फीट ऊपर 1 एकड़ में 20 पीस लगाने से बढ़िया काम हो जाएगा। स्टार्टिंग के दिनों पर जैसे रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो नीम ऑयल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे कम खर्च पर, कम स्प्रे पर शानदार फसल तैयार हो जाएगी। जब बॉय करते हैं उस समय न्यूट्रिएंट की पूर्ति नहीं करेंगे तो पैदावार कमज़ोर होगी और पीलापन की समस्या भी देखने के लिए मिलेगी। पीलापन पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि टिंडे की फसल पर ज़्यादा सिंचाई करने से भी पीलापन की समस्या आती है और फंगस की वजह से, रस चूसक कीटों की वजह से भी पीलापन की समस्या आती है। नाइट्रोजन की कमी और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण भी पीलापन की समस्या आती है, तो इसलिए समय समय पर आपको न्यूट्रिएंट की पूर्ति जरूर करना चाहिए। लाइफ साइकिल, टिंडे की जो क्रॉप है इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा दिन की यह फसल नहीं है, मात्र 90 दिन से लेकर 110 दिन के आसपास की टोटल यह क्रॉप है। यानी लगभग 3, सवा 3, साढ़े 3 महीने के आसपास की टोटल यह क्रॉप है। लंबी फसल नहीं है, कम समय वाली यह फसल है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग, तो पहली जो तोड़ाई है लगभग 50 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है बॉय से, तो फसल तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। टिंडे की फसल 50 से 60 दिनों में एकदम तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। बात कर लेते हैं बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट। तो हमारे किसान भाइयों को 10 रुपये किलोग्राम से लेकर 30 रुपये के आसपास प्रति किलोग्राम की कीमतें देखने के लिए मिल जाती हैं। यदि ऑफ सीजन है तो कीमतें और भी अच्छी देखने के लिए मिलती हैं। पर एकड़ कॉस्ट, यदि हम 1 एकड़ पर टिंडे की खेती करते हैं और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं, यदि हम 1 एकड़ पर टिंडे की खेती करते हैं, मल्चिंग और ड्रिप को यदि ना जोड़ा जाए तो ये मान लीजिए लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। टिंडे की क्रॉप पर एकड़ मुनाफा और बेनिफिट के साथ साथ नेट प्रॉफिट, यदि हम 1 एकड़ पर टिंडे की खेती करते हैं तो कितना मुनाफा होगा, कितनी शुद्ध आमदनी होगी, आइए समझते हैं। तो मुनाफा डिपेंड करता है मार्केटिंग रेट पर और उपज पर। तो हम मार्केटिंग रेट ले लेते हैं 15 रुपये केजी यानी 1500 रुपये क्विंटल, और उत्पादन मान लीजिए हमारा होगा 100 क्विंटल। तो 1500 इंटू यदि हम 100 करेंगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आ जाएगा हमारा मुनाफा। अब मुनाफा में से लागत को घटा देंगे तो मुनाफा होगा हमारा 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए में से हम 15-16 हज़ार रुपये घटा देंगे। तो 1.5 लाख रुपए में से हम 16 हज़ार रुपये घटा देंगे तो तकरीबन 1,34,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा होगा, शुद्ध आमदनी हुई, नेट प्रॉफिट होगा 1,34,000 रुपये। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 1 एकड़ से मोटा मोटी मान लीजिए 1,20,000 रुपये, 1,30,000 रुपये आप 90 दिन के आसपास की क्रॉप से कमाई कर सकते हैं। यानी कम दिन की फसल है, अच्छा मोटा मुनाफा देने वाली टिंडे की फसल है। तो इस प्रकार यदि आप खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा, लाभान्वित आप टिंडे की क्रॉप से निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।